आपने अपने जीवन में एक न एक बार एक कहावत सुनी होगी जो कि दो शरारती लोगों के लिए अमूमन इस्तेमाल में ली जाती है। अगर कोई दो शख्स कोई शरारती काम करते हैं तो उनको बोल दिया जाता है कि इन दोनों की जोड़ी रंगा बिल्ला की जोड़ी है, या फिर ये दोनों रंगा बिल्ला हैं। हम लोग भी सोचते हैं कि रंगा बिल्ला कोई फनी कैरेक्टर होंगे जिनके नामों का इस्तेमाल शरारती लोगों के लिए किया जाता है, क्योंकि ये जो नाम है रंगा और बिल्ला, ये अपने आप में है इतने फनी नाम कि हर कोई इन नामों को बेहद ही लाइटली लेता है। लेकिन इन नामों के पीछे की जो कहानी है वो बेहद ही डरावनी, दर्द भरी और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जी हाँ, मैं सुनाऊंगा आपको रंगा बिल्ला की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है फैज और आप देखते हैं इन्वेस्टिगेटिव क्रिएचर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक देते हैं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें। अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। इस कहानी की शुरुआत होती है नई दिल्ली के जीसस एंड मैरी कॉलेज के कॉमर्स सेकेंड ईयर की स्टूडेंट 16.5 साल की गीता चोपड़ा और मॉडर्न स्कूल के 10वीं क्लास के स्टूडेंट 14 साल के संजय चोपड़ा से। संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा सगे भाई बहन थे। गीता और संजय के पिता का नाम था मदन मोहन चोपड़ा। मदन मोहन चोपड़ा इंडियन नेवी में कैप्टन की पोस्ट पर कार्यरत थे। मदन मोहन चोपड़ा का पूरा परिवार दिल्ली के धौला कुआं एरिया के ऑफिसर्स एनक्लेव कॉलोनी में रहा करता था। इस कॉलोनी में इंडियन आर्मी और नेवी से रिलेटेड ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज रहा करती हैं। यानी कि अगर शॉर्ट में कहा जाए तो गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा दोनों ही एक हाई क्लास और वेल प्रिविलेज्ड फैमिली से आते हैं। जैसे कि मैंने नूर मुकदम वाली वीडियो में भी बताया था कि आम लोगों के अंदर एक धारणा होती है कि जो हाई क्लास और वेल प्रिविलेज्ड फैमिली के लोग होते हैं ये काफी हाईली एजुकेटेड और सिक्योर होते हैं। वैसा देखा जाए तो ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के लोगों के हिसाब से देखा जाए तो हाई क्लास फैमिलीज के साथ दिक्कत परेशानियां काफी कम होती हैं। और हम बात कर रहे हैं साल 1978 की। ये वो वक्त था जब ऐसे हाई क्लास फैमिलीज के जलवे हुआ करते थे। इन लोगों के पास जो सुविधाएं हुआ करती थी उनके बारे में लोअर मिडिल क्लास के लोग सोच भी नहीं सकते थे, और गरीबों की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो हमेशा के लिए इन दोनों के नाम इतिहास के पन्नों में अमर करने वाला था। और साथ ही साथ लोगों की धारणा भी टूटने वाली थी कि हाई क्लास लोगों के साथ अपराध नहीं होते हैं। दिन था 26 अगस्त 1978 का। इस दिन 6:15 पर गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा अपनी कॉलोनी ऑफिसर्स एनक्लेव से निकलते हैं। इन दोनों की मंजिल थी संसद मार्ग पर स्थित ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिस, क्योंकि उस दिन गीता और संजय का ऑल इंडिया रेडियो में एक प्रोग्राम था जिसका नाम था युवा वाणी, जिसमें इन दोनों को अपने विचार रखने थे। मैं यहाँ फिर से बता रहा हूँ, ये वक्त था 1978 का। उस जमाने में टेलीविजन नाम की चीज अच्छे लोगों के घरों में नहीं हुआ करती थी, और टीवी चैनल्स को तो आप भूल ही जाइए। चैनल के नाम पर बस एक चैनल हुआ करता था जिसका नाम है दूरदर्शन, जो कि आज भी मौजूद है, लेकिन अब इस चैनल को लोग ना के बराबर ही देखते हैं। उस जमाने में रेडियो ही सबके लिए मनोरंजन का एक आम और सस्ता माध्यम हुआ करता था। इसी शो में अपने विचार रखने के लिए दोनों भाई बहन 6:15 पर अपने घर से निकले। गीता और संजय को 7 बजे तक ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर पर पहुंचना था, और प्रोग्राम खत्म होने के बाद रात के 9 बजे गीता और संजय के पिता मदन मोहन चोपड़ा को उन दोनों को ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर से पिकअप करना था। जब गीता और संजय अपने घर से निकले तब मौसम थोड़ा खराब हो रहा था। हल्की हल्की सी बारिश की फुहार पड़ रही थी, इसलिए गीता और संजय धौला कुआं पर मौजूद चौराहे पर एक शेड के नीचे खड़े हो गए। वहां पर गीता और संजय को कुलनंद नाम के एक आदमी ने देखा था। उन दोनों ने MS नंदा नाम के एक आदमी से लिफ्ट ली। उस आदमी ने उन दोनों को गोल डाक खाने तक छोड़ दिया। गोल डाक खाने के सामने से दो आदमी गहरे पीले रंग की फिएट कार में आए और उन दोनों ने गीता और संजय को लिफ्ट ऑफर की। अब गीता और संजय ने सोचा कि वक्त काफी हो गया है और मौसम भी काफी खराब हो रहा है, ऐसा ना हो कि उनका प्रोग्राम मिस हो जाए, इसलिए गीता और संजय ने उन दोनों आदमियों से लिफ्ट एक्सेप्ट कर ली और वो दोनों गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गए। गाड़ी में बैठने के थोड़ी देर के बाद गीता और संजय को ये रियलाइज हुआ कि गाड़ी अंदर से लॉक है। तभी गीता और संजय ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। शाम को 6:30 बजे के करीब भगवान दास नाम के एक आदमी ने नोटिस किया कि गोलडाक खाने के पास मौजूद योगा आश्रम के पास गुरुद्वारा बंगला साहिब से नॉर्थ एवेन्यू की तरफ गहरे पीले रंग की एक फिएट कार जा रही है, जिसमें 4 लोग बैठे हैं। 2 वयस्क आदमी आगे की तरफ और एक लड़का और लड़की पीछे वाली सीट पर। भगवान दास ने उस कार में से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी और उसने देखा कि पीछे बैठा लड़का और लड़की बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। पीछे बैठी लड़की ने ड्राइवर के बाल पकड़ रखे हैं और वो लड़की उन बालों को बहुत जोर जोर से खींच रही है। वहीं वो लड़का आगे बैठे दूसरे आदमी से लड़ रहा है। ये सब देखकर भगवान दास ने अपने स्कूटर से उस गहरे पीले कलर की फिएट कार का पीछा करना शुरू किया। भगवान दास ने कार को बहुत रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो कार बहुत तेजी के साथ विलिंगडन हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। बहुत सारे लोगों ने कार को रोकने की कोशिश करी। बाबूलाल नाम के एक आदमी ने तो अपनी साइकिल कार के आगे फेंक दी और फिर उसने कार के दरवाजे का हैंडल पकड़कर उसको रोकने की भी कोशिश करी, लेकिन अफसोस उसकी ये कोशिश नाकाम रही। भगवान दास ने 6:45 पर
पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन बूथ से कॉल किया और उसने घटना का पूरा डिस्क्रिप्शन पुलिस को बताया। उसने ये भी बताया कि पीछे बैठी लड़की बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, जैसे कि वो किसी मुसीबत में हो। भगवान दास ने पुलिस कंट्रोल रूम को कार का नंबर बताया HRK 8930, लेकिन कंट्रोल रूम ने नंबर नोट किया MRK 8930। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जूनियर इंजीनियर इंद्रजीत सिंह जब दफ्तर से अपने घर की तरफ स्कूटर पर सवार होकर लौट रहे थे, तब उन्होंने विलिंगडन हॉस्पिटल के पास बाबा खड़क सिंह मार्ग पर उसे फिएट कार को देखा। इंद्रजीत सिंह ने देखा कि पीछे बैठा लड़का और लड़की आगे बैठे दोनों आदमियों से बहुत ही ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। इंद्रजीत सिंह को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, लगता है कि दोनों बच्चे किसी मुसीबत में हैं। इसलिए इंद्रजीत सिंह ने बहुत तेजी के साथ अपना स्कूटर कार के पीछे भगाना शुरू कर दिया। इंद्रजीत सिंह अपना स्कूटर इतनी तेज भगा रहे थे कि थोड़ी देर में उनका स्कूटर कार के पैरेलल चलने लगा था, लेकिन शंकर रोड आते ही उस कार ने रेड लाइट सिग्नल क्रॉस कर दिया और अफसोस इंद्रजीत सिंह ने उस कार को खो दिया। लेकिन इस बार इंद्रजीत सिंह ने कार का सही नंबर नोट कर लिया था और वो नंबर जाकर उन्होंने राजेंद्र नगर पुलिस को दे दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पुलिस ने तुरंत उस कार की तलाश शुरू कर दी होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बॉस। पुलिस ने बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स किया। पुलिस ने इंद्रजीत सिंह से कहा कि जनाब देखिए, पहली बात तो यह है कि अपराध जो कि आपने बताया है कि हुआ है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि इस अपराध को होते हुए सबने देखा है, जिसके फलस्वरूप अपराधी बहुत जल्दी कहीं ना कहीं पकड़े ही जाएंगे। और दूसरी बात कि भैया, ये जो अपराध आपने होते हुए देखा है ये हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आता है। इस अपराध को सॉल्व करने के लिए पहले हमें मेरठ हाई कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, जिसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा और तब तक अपराधी पकड़े ही जाएंगे। इसलिए आप कुछ मत करो, बस आप अपने घर जाओ, चिल करो और हमें भी चिल करने दो। ये बात सुनकर इंद्रजीत सिंह बेहद अफसोस के साथ अपने घर लौट गए। रात को 8 बजे गीता और संजय के माँ बाप ने अपने रेडियो को ऑल इंडिया रेडियो की फ्रिक्वेंसी पर सेट किया, क्योंकि उनका इंतजार था कि रेडियो पर उनको उनके बच्चों की आवाजें सुनाई देंगी जो कि अपने विचार रेडियो पर रखेंगे। उस वक्त गीता और संजय के माँ बाप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन 8 बजते ही सामने से गीता और संजय के माँ बाप को किसी और लड़की की आवाज सुनाई दी। जिस स्लॉट में गीता को बोलना था उसी स्लॉट में कोई और लड़की बोल रही थी, वो स्लॉट किसी और लड़की को दे दिया गया था। गीता और संजय के माँ बाप को लगा कि शायद उन्होंने गलत फ्रिक्वेंसी पर अपने रेडियो को सेट कर दिया है, जिस वजह से रेडियो किसी दूसरे रेडियो स्टेशन के प्रोग्राम को उन लोगों को सुना रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो शो शायद आज कैंसिल हो गया हो और उसकी जगह कोई दूसरा शो चल रहा हो। कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा ने 8:45 पर अपना स्कूटर उठाया और वो चल पड़े ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस की तरफ अपने बच्चों को लेने के लिए। लेकिन जैसे ही वो ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर पर पहुंचे तो उनको वहां पर गीता और संजय नहीं मिले। मदन मोहन ने ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस स्टाफ से बात करी तो उन्होंने बताया कि गीता और संजय तो वहां पर आए ही नहीं है। मदन मोहन ने अपने घर पर कॉल की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मदन मोहन स्कूटर से ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस जा रहे थे तभी उनके बच्चे वहां से अपने घर के लिए निकल चुके हों। घर पर कॉल मदन मोहन चोपड़ा की पत्नी ने उठाई और उन्होंने कहा कि बच्चे अभी तक घर नहीं आए हैं। इसलिए मदन मोहन ने सोचा कि ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे किसी रिश्तेदार के यहाँ मिलने के लिए चले गए हों। तो घर आते ही मदन मोहन चोपड़ा ने अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन मिला डाला, लेकिन हर तरफ से उन्हें ना में ही जवाब मिला। वहीं भगवान दास की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी। पुलिस कंट्रोल रूम ने भगवान दास की रिपोर्ट मंदिर मार्ग पुलिस को ट्रांसफर कर दी थी आगे की कार्रवाई के लिए। भगवान दास की रिपोर्ट 7:05 पर सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश को दे दी गई। सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश गोल्डा खाने के पास पूछताछ करने के लिए चले गए, लेकिन उनको वहां पर कोई भी आई विटनेस नहीं मिला, जिसकी वजह से उनको खाली हाथ ही वापस पुलिस स्टेशन लौटना पड़ा। वहीं इंद्रजीत सिंह के द्वारा की गई रिपोर्ट का किसी भी पुलिस स्टेशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया और उनके द्वारा की गई रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल दिया गया। मतलब आप पुलिस की लापरवाही का अंदाजा तो लगाकर देखिए कि 2 नौजवान लोगों का दिन दिहाड़े अपहरण कर लिया जाता है और जब चश्मदीद गवाह खुद रिपोर्ट दर्ज करवाने जाते हैं तो पुलिस उनकी बातों को गंभीरता से लेती ही नहीं है। रात 10:15 पर मदन मोहन चोपड़ा पुलिस के पास जाकर अपने बच्चों के लापता होने की कंप्लेन दर्ज करवाते हैं और इसी के साथ वो हर उस जगह जाते हैं जहाँ पर उनको उनके बच्चे मिलने की उम्मीद थी। मदन मोहन चोपड़ा विलिंगडन हॉस्पिटल भी जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों के साथ कोई हादसा हो गया हो और बच्चों को इलाज के लिए यहाँ पर लाया गया हो। लेकिन मदन मोहन चोपड़ा को हर जगह से सिर्फ नेगेटिव रिस्पॉन्स ही मिलता है और मदन मोहन चोपड़ा 11:30 बजे अपने घर आ जाते हैं। फिर दिन आता है 28 अगस्त 1978 का। ये वो दिन था जो कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनकी जिंदगी में ऐसा कोई भी दिन आए। 28 अगस्त 1978 को शाम 6 बजे एक चरवाहा अपनी गायों को दिल्ली रिच के जंगलों में घास चरा रहा था। तभी उसको झाड़ियों में कुछ अजीब दिखाई देता है। जब वो करीब जाकर देखता है तो वहां पर उसको 2 इंसानी बॉडीज मिलती हैं, एक लड़के की और दूसरी लड़की की। वो चरवाहा उन दोनों बॉडीज को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो इसकी सूचना तुरंत पेट्रोलिंग पुलिस को देता है। पेट्रोलिंग कांस्टेबल रोहताज सिंह और सब इंस्पेक्टर हरिचंद दोपहर 12 बजे चरवाहे द्वारा बताई गई जगह पर जाते हैं।
तो उनको जो बॉडीज दिखाई देती हैं उनका डिस्क्रिप्शन पूरी तरह से गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा के डिस्क्रिप्शन से मैच करता है। इसलिए बॉडीज की शिनाख्त के लिए गीता और संजय के माँ बाप को वहां पर बुलाया जाता है। और बड़े ही दुख के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि मदन मोहन चोपड़ा और उनकी पत्नी भारी दिल के साथ ही एक्सेप्ट करते हैं कि लाशें उनके बच्चों की ही हैं। पुलिस ने गीता और संजय की लाशों को अपने कब्जे में लिया और लाशों को ऑटोप्सी के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। संजय और गीता की लाशों की ऑटोप्सी पुलिस सर्जन भरत सिंह ने 29 अगस्त को परफॉर्म की। ऑटोप्सी के दौरान पता चला कि गीता और संजय की लाश डिकम्पोजिशन के एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है, यानी कि गीता और संजय की बॉडीज बहुत तेजी से सड़ने लगी थी। इसलिए बताना काफी मुश्किल था कि गीता के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था या नहीं, क्योंकि यह वक्त था 1978 का, यानी कि आज से ठीक 45 साल पहले का वक्त। और इस जमाने में फॉरेंसिक साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की नहीं करी थी, इसलिए जो भी नॉलेज और फैसिलिटीज उस जमाने में मौजूद थी उन्हीं के सारे अब इस केस को सॉल्व करना था। ऑटोप्सी से ये तो पता नहीं चला कि गीता के साथ रेप हुआ था या नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर कंफर्म था कि गीता और संजय की हत्या तेज धार बड़े चाकू से की गई है। वही संजय की बॉडी को देखकर साफ लग रहा था कि संजय को जान से मारने से पहले बुरी तरह से पीटा गया था। इन दोनों बच्चों की हत्या इतनी नशंस तरीके से की गई थी कि मजबूत से मजबूत दिल वाले आदमी की आंखों को कपा कर रखते हैं। मदन मोहन और उनकी बीवी ये जानने के बाद अंदर से बिल्कुल टूट गए कि अब उनके बच्चे जो कि उनकी दुनिया थे वो अब हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए हैं। जिन बच्चों को अपने माँ बापों को कंधा देना होता है उनको अब खुद अपने माँ बाप के कंधों की जरूरत थी। ये घटना बेहद ही हृदय विदारक थी। मदन मोहन चोपड़ा ने मीडिया के पास जाने का फैसला किया और फिर इसके बाद ये खबर उस जमाने की सबसे बड़ी खबर बन गई। पूरा देश उस वक्त चाहता था कि गीता और संजय के हत्यारे जल्द से जल्द पकड़े जाएं। अखबार में खबर पढ़कर MS नंदा खुद से पुलिस के सामने आए और उन्होंने अपने बयान दिए। याद रखिएगा MS नंदा वही शख्स है जिसने गीता और संजय को सबसे पहले लिफ्ट दी थी। पुलिस ने जब और चश्मदीदों से बात करी तो लोगों ने पुलिस को अपहरणकर्ताओं का पूरा हुलिया बताया और पुलिस ने उसी के बिना पर अपहरणकर्ताओं का स्केच तैयार करवाया और वो स्केचेस अखबारों में छपवाए गए और लोगों से अपील की गई कि जो भी लोग इन दोनों अपहरणकर्ताओं को पकड़वाने में पुलिस की मदद करेंगे उनको पुलिस के द्वारा उचित इनाम दिया जाएगा। 31 अगस्त 1978 के दिन पुलिस को एक टिप मिली कि किडनैप करने वाली कार से मिलते हुए नंबर वाली कार मजलिस पार्क के पास खड़ी है। पुलिस ने उस कार को अपने कब्जे में लिया और उसकी तहकीकात करनी शुरू की। तहकीकात में सामने आया कि कार का जो नंबर उस वक्त नंबर प्लेट पर मेंशन था DHD 7034, ये गाड़ी का असली नंबर नहीं था। असल में इस नंबर को फर्जी तरह से नंबर प्लेट पे पेंट किया गया था। उस फिएट गाड़ी का असली नंबर था DEA 1221 और ये नंबर रजिस्टर्ड था अशोक शर्मा नाम के एक आदमी के नाम पर। जब पुलिस ने अशोक शर्मा से पूछा कि तुम्हारी गाड़ी से 2 बच्चों का अपहरण हुआ है और उसके बाद उनकी हत्या भी कर दी गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सब अपहरण और हत्या की प्लानिंग में तुम्हारा भी हाथ हो? तो अशोक शर्मा ने कहा कि साहब, मेरी गाड़ी अशोका होटल के सामने खड़ी थी और किसी ने मेरी वो गाड़ी वहां से चुरा ली, जिसकी मैंने FIR भी दर्ज करवाई है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये गाड़ी अशोक ने महज 6 हफ्ते पहले ही खरीदी थी। अशोक शर्मा ने अपने पास पहले से ही मौजूद चाबी से कार का दरवाजा खोला तो उस कार में से स्टीरियो और स्पीकर गायब थे। गाड़ी की व्हाइट ग्रिल को हटा के ब्लैक ग्रिल लगा दी गई थी। अशोका होटल के आसपास पुलिस वालों ने लोगों से पता किया तो 2 लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने इस कार में एक आदमी को इधर उधर घूमते हुए देखा था और वो आदमी वहां लोगों से कोई पता पूछ रहा था। सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के इन्वेस्टिगेटर्स ने कार को अच्छे से एग्जामिन किया। कार के अंदर से बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स मिले और सिगरेट के फिल्टर और साथ में बालों के स्टैंड्स भी इन्वेस्टिगेटर्स को मिले। पुलिस को कार के अंदर से बहुत सारी नंबर प्लेट्स भी मिली जो कि जाहिर सी बात है कि फर्जी थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने कार के अंदर से मिट्टी के भी सैंपल्स लिए थे और वो मिट्टी के सैंपल्स गीता और संजय की बॉडी से मिले मिट्टी के सैंपल से बिल्कुल मैच कर गए थे। इन्वेस्टिगेटर्स को जो बाल मिले थे वो बाल संजय की लाश पर मिले बालों से परफेक्टली मैच कर गए थे। ये केस उस वक्त का इतना बड़ा केस बन चुका था कि जनता पार्टी से चुने गए प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई मदन मोहन से मिलने उनके घर गए थे। वैसे देखा जाए तो ऐसे केसेस में प्रधानमंत्री जनरली पर्सनल इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये केस इतना बड़ा बन चुका था कि प्रधानमंत्री को भी पर्सनली इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा था। पुलिस अब इस केस को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से ले रही थी। पुलिस हर जगह उन हत्यारों को ढूंढ रही थी। 8 सितंबर 1978 को 2 आदमी आगरा में यमुना रिवर ब्रिज के पास से कलका मेल एक्सप्रेस में चढ़े थे, लेकिन वो लोग जिस ट्रेन में चढ़े थे वो ट्रेन कंपार्टमेंट आर्मी का था। आर्मी वालों को उन दोनों आदमियों पर कुछ शक हुआ तो आर्मी वालों ने उनसे उनके ID कार्ड्स मांगे तो वो दोनों आदमी अपने ID कार्ड्स दिखाने में कतराने लगे। तभी लांस नायक AV शेट्टी को उन पर शक हुआ और ध्यान से देखने के बाद लांस नायक AV शेट्टी उन दोनों आदमियों को पहचान गए। इन दोनों आदमियों की शक्ल स्केच में मौजूद आदमियों से खूब बहु मिल रही थी। 9 सितंबर 1978 को लांस नायक AV शेट्टी ने उन दोनों आदमियों को नई दिल्ली पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर VP गुप्ता को सौंप दिया
उन दोनों आदमियों को इंस्पेक्टर वीपी गुप्ता ने अलग अलग सेल्स में रखा। जब उन दोनों आदमियों के बैग चेक किए गए तब पुलिस को उन बैग्स में एक तलवार मिली, खून से सने कपड़े मिले, और जब डॉक्टर्स ने उन दोनों आदमियों के शरीरों को अच्छे से चेक किया तो उन दोनों आदमियों के शरीर पर बहुत सारे चोटों के निशान मिले। डॉक्टर ने एक आदमी के सर पर एक चोट का निशान देखा जो कि लगभग 15 दिन पुराना था। वहीं दूसरे आदमी के बाह पर भी एक चोट का निशान था जो कि ठीक 15 दिन पुराना था। इससे यह साबित हो रहा था कि इन दोनों आदमियों को एक साथ ही चोट लगी है। डॉक्टर्स ने उन दोनों आदमियों के ब्लड सैंपल्स, हेयर सैंपल्स, फिंगरप्रिंट्स और सलाइवा सैंपल्स लिए। उन दोनों आदमियों ने बताया कि वो दोनों अलग अलग आगरा जाने वाले थे और आगरा के सीता नगर में उन्होंने एक किराए पर कमरा ले रखा था। उस किराए के कमरे में पुलिस को एक तेजधार तलवार भी बरामद हुई। अब सवाल ये है कि आखिर ये दोनों आदमी थे कौन जिनके पीछे पुलिस बड़ी ही बेसब्री से पड़ी हुई थी? क्या इन्हीं का हाथ था गीता और संजय के रेप एंड मर्डर में? तो चलिए पहले जानते हैं इन दोनों आदमियों के नाम और इनकी हिस्ट्री। इन दोनों आदमियों के नाम थे कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला। ये दोनों अमूमन एक दूसरे के साथ ही रहा करते थे, या फिर यूं कहें कि इन दोनों की एक जोड़ी थी जो कि लगता है कि ऊपर से ही बनकर आई थी, क्योंकि इन दोनों ने अपनी जिंदगी में जो भी कांड किए थे एक साथ किए थे। कुलजीत सिंह उर्फ रंगा पहले एक ट्रक ड्राइवर था और बाद में एक टैक्सी ड्राइवर बन गया था। श्याम सिंह नाम के एक आदमी ने रंगा और बिल्ला को एक दूसरे से मिलवाया था। बहुत जल्द रंगा और बिल्ला को पता चल गया कि उन दोनों की सोच और हरकतें एक दूसरे से काफी मिलती जुलती हैं, इसलिए बहुत जल्द इन दोनों में एक गहरी दोस्ती हो गई और फिर ये दोनों मिलकर बहुत सारे कांड को अंजाम देने लगे। पहले तो ये दोनों छोटे मोटे अपराधों को अंजाम दिया करते थे, लेकिन सबसे पहली बार इन्होंने बड़े जुर्म के रूप में एक लड़के को किडनैप किया और इन्होंने सोचा कि वो उस लड़के के घर वालों से फिरौती मांगेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि उस लड़के के घर वालों के पास इतने पैसे हैं ही नहीं कि वो फिरौती की रकम दे सके। इसलिए इन दोनों ने तय किया कि वो उस लड़के को छोड़ देंगे और उन्होंने उस लड़के को अल्टीमेटली छोड़ ही दिया। रंगा से मिलने से पहले बिल्ला पहले 2 अरब नागरिकों का कत्ल कर चुका था और बिल्ला की यह बात रंगा को बहुत ही पसंद आई थी। जब पुलिस ने श्याम सिंह को गिरफ्तार कर लिया तो रंगा बिल्ला डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर श्याम सिंह पुलिस के सामने अपना मुंह खोल देता है तो रंगा और बिल्ला को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तब रंगा और बिल्ला किसी दूसरे आदमी के साथ एक कार में गुजरात के सूरत में पहुंच गए। सूरत में उन्होंने उस कार को छोड़ा और वहां से उन्होंने एक बस पकड़ी और अहमदाबाद के लिए निकल गए। रंगा और बिल्ला ने अहमदाबाद से ट्रेन पकड़ी और अब ये दोनों महापुरुष दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचकर रंगा और बिल्ला ने एक कार चुराई और थोड़ा आगे जाकर उस कार को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि वो कार सही से चल नहीं रही थी। उस कार में कुछ गड़बड़ थी। 18 अगस्त को रंगा रक्षाबंधन के लिए अपनी बहन से मिलने पानीपत के लिए निकल गया। 19 अगस्त को रंगा वापस आया और दोनों ने मिलकर एक और कार चुराई और उस कार की नंबर प्लेट उन्होंने बदल दी, लेकिन उन्होंने ये कार भी छोड़ दी क्योंकि उस कार का एक्सीलरेशन अच्छा नहीं था। और उसी दिन रंगा और बिल्ला ने अशोका होटल के सामने से वही गहरे पीले रंग की फिएट कार चुराई और उसकी भी नंबर प्लेट बदल दी। 24 अगस्त के दिन रंगा और बिल्ला ने मजलिस पार्क के पास एक किराए का घर लिया और उसी दिन अपने नए शिकार की तलाश में वो गहरे पीले रंग की फिएट कार लेकर चल दिया। रंगा और बिल्ला का प्लान था कि वो किसी शादीशुदा कपल को किडनैप करेंगे और उन कपल्स को बंधक बनाकर उनके घर जाएंगे और उनके हाथ पैर बांधकर उनका पूरा घर लूटेंगे। लेकिन 2 दिन घूमने के बाद भी उन्हें ऐसा कोई भी कपल नहीं मिला जिसको किडनैप करके वो उनका घर लूट सके। लेकिन 26 अगस्त को पूरे दिन घूमने के बाद उन्हें शाम के वक्त गीता और संजय मिले। रंगा बिल्ला ने सोचा कि ये दोनों बच्चे पैसे वाले लगते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि इन बच्चों को किडनैप करके क्यों ना इनके माँ बापों से फिरौती मांगी जाए और आसानी से रुपए कमाए जाए। गीता और संजय अंग्रेजी में एक दूसरे से बात कर रहे थे, इसलिए रंगा बिल्ला ने सोचा कि ये दोनों बच्चे पक्का अमीर परिवारों से हैं। रंगा बिल्ला ने अपहरण और फिरौती के मकसद से गीता और संजय को लिफ्ट का लालच दिया और अफसोस की बात यह है कि रंगा और बिल्ला की नियत से अनजान गीता और संजय ने उनके लिए लिफ्ट एक्सेप्ट भी कर ली, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस जाने के लिए उनको लेट हो रहा था। जैसे ही गीता और संजय कार के अंदर बैठे वैसे ही बिल्ला ने गाड़ी के दरवाजों के हैंडल्स ढीले कर दिया और जब वो दोनों पूरी तरह कार के अंदर सेटल हो गए तभी बिल्ला ने गाड़ी के हैंडल्स को टाइट कर दिया। और बिल्ला की यह हरकत देखकर गीता और संजय को शक हुआ और वो दोनों कार के अंदर ही शोर शराबा मचाने लगे। बिल्ला ने अपना तेजधार कृपाण निकाला और वो गीता और संजय को कृपाण दिखाकर डराने लगा। संजय ने बिल्ला से कृपाण छीनने की बहुत कोशिश करी, लेकिन इस कोशिश में संजय का हाथ कृपाण से कटने की वजह से लहूलुहान हो गया। संजय, गीता और रंगा बिल्ला के बीच बहुत बिकट संघर्ष चल रहा था। इसी संघर्ष के कारण एक पॉइंट ऐसा आया कि रंगा को अपनी इस चोरी की कार को रोकना पड़ा। तभी रंगा ने देखा कि एक सिख आदमी उनका पीछा कर रहा है और वो शख्स थे इंद्रजीत सिंह, जो कि अपने स्कूटर से उनका पीछा कर रहे थे। इंद्रजीत सिंह को पीछा करते देख रंगा घबरा गया और उसने बिल्ला से कहा कि दोनों बच्चों को छोड़ देते हैं, लेकिन बिल्ला ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया। इसके बाद रंगा बिल्ला ने उस कार को बुद्ध जयंती पार्क के पास पार्क कर दिया। संजय ने रंगा और बिल्ला से पानी मांगा, लेकिन रंगा बिल्ला ने संजय को आइसक्रीम ऑफर की, लेकिन गीता के मना करने पर संजय ने आइसक्रीम लेने से मना कर दिया। उसी वक्त
रंगा और बिल्ला ने कार के नंबर प्लेट चेंज कर दी और उस पर नंबर प्लेट लगा दी DHI 280। अब रंगा ने गीता और संजय से पूछा कि तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं। तो संजय और गीता ने कहा कि उनके पिता एक नेवल अफसर हैं। रंगा ये बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा गया और उसने बिल्ला से कहा कि हमें बच्चों को जाने देना चाहिए, क्योंकि उसके पिता एक नेवी अफसर हैं और वो हमारे खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर सकते हैं। और दूसरी बात कि संजय और गीता के माँ बाप के पास शायद इतने रुपए हो ही ना कि वो हमें फिरौती की रकम दे सकें। बिल्ला ने गीता और संजय से कहा कि हम गीता का इस्तेमाल एक सर्राफ को लूटने के लिए करेंगे। बिल्ला ने संजय और गीता से कहा कि जब वो सर्राफ पालम एयरपोर्ट से अपनी कार में बैठकर आएगा तब गीता उससे लिफ्ट मांगेंगी, और जब वो अपनी कार रुकेगा तब रंगा और बिल्ला उस सर्राफ पर हमला कर देंगे और उसका सारा माल लूट लेंगे, और उसके बाद वो संजय और गीता को उनके घर जाने देंगे। लेकिन संजय और गीता को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये महज रंगा बिल्ला की एक चाल भर थी संजय और गीता को ठिकाने लगाने की। रंगा और बिल्ला कार को चलाकर एक सुनसान सड़क पर ले गए और वहां पर बिल्ला ने रंगा से कहा कि लड़के को कार से उतारो। रंगा ने बिल्ला के कहने पर बिल्कुल वैसा ही किया। उसने संजय को कार से उतारा और तब रंगा बिल्ला दोनों संजय को लेकर कार से 1000 गज की दूरी पर ले गए। वहां पर बिल्ला ने रंगा के हाथ में एक 3 फुट लंबा कृपाण दिया और उसने रंगा से कहा कि इस कृपाण से वार करके इस लड़के को मार दो। पहले तो रंगा संजय को मारने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बिल्ला के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर रंगा ने संजय के ऊपर उस कृपाण से बहुत जोर से वार किया। लेकिन एक बार करने के बाद रंगा के दोबारा वार करने की हिम्मत नहीं हुई। ये देखकर बिल्ला ने रंगा के हाथों से वो 3 फुट लंबा कृपाण लिया और संजय के ऊपर लगातार कई वार किए। बिल्ला संजय के ऊपर तब तक वार करता रहा जब तक संजय मर नहीं गया। उसके बाद रंगा ने वो कृपाण साफ किया जिस पर संजय का खून लगा हुआ था, और इसके बाद बिल्ला ने गीता के साथ एक ऐसी हरकत करी जिसको बताते हुए भी मुझे बहुत शर्म आ रही है। बिल्ला ने संजय को मारने के बाद गीता के साथ रेप परफॉर्म किया। जब बिल्ला रेप करके फारिग हो गया तब उसने रंगा से कहा कि वो भी गीता के साथ रेप परफॉर्म करे। रंगा गीता के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन बिल्ला के बहुत ही ज्यादा फोर्स करने पर रंगा ने गीता के साथ वही घिनौना काम रिपीट किया। बिल्ला जब दोबारा गीता का रेप कर रहा था तब गीता के हाथ बिल्ला का कृपाण लगा। तब गीता ने उस कृपाण से बिल्ला के सर पर बहुत तेज प्रहार किया और इस प्रहार से बिल्ला साइड में जाकर चित हो गया। गीता ने तुरंत मौका पाकर वहां से रोड की तरफ भागने की कोशिश करी, लेकिन रंगा ने उनको पकड़ लिया। जब बिल्ला थोड़ा होश में आया तब उसने गीता से कहा कि तुम अपने हाथ मुंह धो लो और सही से तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम तुम्हें तुम्हारे भाई के पास लेकर जा रहे हैं और फिर तुम दोनों अपने घर निकल जाना। जब गीता मुंह हाथ धोकर तैयार हो गई तब बिल्ला ने गीता से कहा कि तुम आगे आगे चलो, हम पीछे से आ रहे हैं। गीता उनके कहने के अनुसार आगे आगे चलने लगी। तभी बिल्ला ने अपना वही कृपाण निकाला और उस कृपाण से गीता पर हमला कर दिया और अंततः गीता की भी जान अब बिल्ला ने ले ली थी। गीता और संजय की लाशों को वहीं छोड़कर रंगा और बिल्ला कार के पास चले गए और उन्होंने उस कार को अच्छे से साफ किया। 28 अगस्त को बिल्ला बॉम्बे के लिए एक ट्रेन में बैठकर निकल गया। 30 अगस्त को रंगा ने नोटिस किया कि बॉम्बे की पुलिस उन दोनों को ढूंढते हुए दिल्ली आ गई है, इसलिए रंगा ने कार के नंबर प्लेट्स बदल दी और उस कार को मजलिस पार्क के पास लिए अपने किराए के घर से थोड़ी दूर ले जाकर खड़ा कर दिया, जहां पर वो कार पुलिस को मिल गई थी। जिस दिन पुलिस को कार मिली उसी दिन बिल्ला बॉम्बे से वापस दिल्ली लौटा था। 31 अगस्त के दिन रंगा बिल्ला पुलिस के खौफ के कारण दिल्ली छोड़कर आगरा के लिए निकल गए थे। फिर आगे की कहानी आपको पता ही है कि कैसे ये दोनों आगरा से लौटते वक्त आर्मी के कोच में चढ़ गए थे और फिर लांस नायक ने पहचान लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब इन दोनों से पूछताछ करी तब इन दोनों ने एक दूसरे से थोड़े अलग बयान दिए। बिल्ला के वर्जन के अकॉर्डिंग उसने संजय को मेंट्रेक्स की टैबलेट दी थी जिससे कि उनका दर्द थोड़ा कम हो पाए। बिल्ला ने क्लेम किया कि गीता का रेप करने का आइडिया रंगा का था। बिल्ला ने कहा कि वो दोनों कार को एक सुनसान जगह पर ले गए। रंगा संजय को कार से दूर ले गया और बिल्ला ने गीता का रेप किया। फिर रंगा अकेला वापस लौटा और इसने गीता के साथ रेप किया। उसने बताया कि गीता बार बार अपने भाई संजय के बारे में पूछ रही थी और उसको शक हो गया था कि हमने उसके भाई संजय के साथ कुछ कर दिया है, इसलिए उसने तलवार उठाई और बिल्ला के सर पर दे मारी। रंगा ने उसे तलवार छीन ली और फिर रंगा ने गीता को मार दिया। गीता को मारने के बाद रंगा ने बिल्ला को बताया कि उसने संजय को मार दिया है। फिर इसके बाद रंगा और बिल्ला ने गीता और संजय की लाशें झाड़ियों में फेंक दी और फिर वो वहां से कार में बैठकर निकल गए। पुलिस ने इन दोनों की चार्जशीट बनाकर कोर्ट में पेश करी और फिर इनका कोर्ट में ट्रायल चला। कोर्ट ने इन दोनों को गिल्टी माना और इन दोनों को आईपीसी के सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन, 363 किडनैपिंग, 365 किडनैपिंग विद अनलॉफुल कन्फाइनमेंट, 366 किडनैपिंग अ वुमेन विद इंटेंशन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्शन 302 यानी कि मर्डर। इन सभी धाराओं के अंतर्गत रंगा और बिल्ला को मौत की सजा 16 नवंबर 1979 में सुनाई गई, लेकिन ट्रायल को पूरी तरह से खत्म होने में 4 साल लग गए। रंगा बिल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस मौत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा। फिर उन्होंने राष्ट्रपति के पास एक पेटिशन लगाई कि राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 72 का इस्तेमाल करते हुए
अपनी क्लेमेंसी पावर को इस्तेमाल में लाकर इन दोनों की मौत की सजा को माफ कर दें, लेकिन बिना कोई कारण दिए राष्ट्रपति ने उनकी याचिका ठुकरा दी। रंगाबिल्ला के वकील ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा दी गई क्लेमेंसी पावर को ईमानदारी से इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल 1981 को मौत की सजा को बरकरार रखा और 31 जनवरी 1982 की तारीख रंगा और बिल्ला की मौत की सजा के लिए मुकर्रर की गई। इस बीच कुछ रिपोर्टर्स रंगा और बिल्ला के इंटरव्यू लेने के लिए तिहाड़ सेंट्रल जेल गए, तो बिल्ला ने पत्रकारों से कहा कि भाई मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। वही रंगा ने पत्रकारों से बात करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। जेल अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग बिल्ला बहुत ही ज्यादा खुशमिजाज आदमी था। उसको अपने केक का जरा सा भी गिल्ट नहीं था और ना ही उसको मौत का कोई खौफ था। वो मजे से अपना खाना खाता और दूसरे कैदियों के साथ बढ़िया बैडमिंटन खेलता। वही रंगा गुमसुम सा एक कोने में बैठा रहता। उसको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उसे अपने किए का बहुत ही ज्यादा पछतावा है। 31 जनवरी 1982 को जब रंगा और बिल्ला को मौत की सजा को एग्जीक्यूट करने के लिए लेने आया गया, तब जेल अथॉरिटीज ने रंगा बिल्ला से पूछा कि क्या वो दोनों नहाना चाहते हैं। तो बिल्ला तो नहाने के लिए तुरंत चला गया, लेकिन रंगा ने नहाने से मना कर दिया। जब रंगा बिल्ला को ले जाया जा रहा था, तब रंगा काफी घबराया हुआ था। उसके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। वहीं बिल्ला एकदम मदमस्त होकर मजे से अपनी मौत को चूमने के लिए आगे बढ़ रहा था। जब मजिस्ट्रेट ने उन दोनों से पूछा कि वो दोनों कोई वसीयत करना चाहते हैं, तो उन दोनों ने मना कर दिया। जब उनको फांसी के तख्ते पर ले जाया गया, तब उनसे कहा गया कि वो दोनों कुछ कहना चाहते हैं, तो रंगा ने तो सर हिलाकर मना कर दिया। वहीं बिल्ला ने कहा, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। और इसी नारे के साथ उन दोनों को जल्लाद ने काला नकाब पहनाया और उनके गले में फांसी का फंदा डाल दिया। फिर जल्लाद ने अपने हाथों से लीवर खींचा, उनके पैरों के नीचे के तख्ते खुल गए और रंगा बिल्ला दोनों मौत के आगोश में हमेशा के लिए समा गए। इसी के साथ संजय और गीता को उनके हक का इंसाफ मिला और रंगा बिल्ला जैसे अपराधी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। इसी कहानी के साथ आज का ये केस यहीं पर खत्म होता है। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नए केस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी विजिलेंट।